हेलो गाइस, स्वागत है आपका सुपर क्यूएनए में, जहां मैं अपना नाम और पता नहीं बल्कि सुपर हीरो की वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ से क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा, जो लिटरली एक मिस्ट्री तो है ही। और आज इस वीडियो में रहे सवाल और उनके जवाब एमसीयू से है, जो शायद ही आपने कभी भी सुने होंगे या देखे होंगे। तो गाइस, फर्स्ट टाइम सोचकर चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, वाई नॉट थंडर अटैक बाय थॉर। थॉर ने रैग्नारोक में अपनी पावर्स को जानकर हेला को इतिहास का सबसे बड़ा बिजली का झटका दिया था, बिना म्योल्निर के वो भी। और वो जान गया था कि वो गॉड ऑफ थंडर है। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस उसे पावर स्टोन का टच देता है, या जब लोकी को भी थैनोस मारने वाला था, तब भी थॉर ने अपनी लाइटनिंग पावर यूज़ क्यों नहीं किया? तो गाइस, इसके दो पॉसिबल आंसर है। पहला तो ये है कि जैसा वेलकायरी ने कहा कि तुम्हारी बहन की पावर्स एसगार्ड से है जैसी तुम्हारी भी है, और तब तक एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो गया था। और मे बी थॉर ने ऑलरेडी लाइटनिंग स्ट्राइक्स किए हो, मगर थैनोस के पास पावर स्टोन रहने की वजह से वो उसे ओवरपावर कर चुका था, और अब एसगार्ड भी नहीं था, जिस कारण थॉर उतना स्ट्रॉन्ग रहा ही नहीं कि वो दोबारा से अपने थंडर पावर को यूज़ कर सके। और मेरा दूसरा रीज़न है कि आपको तो पता ही है कि थॉर लाइटनिंग आसमान से बादलों में से एक्सेस करता है, जिसका प्रूफ कई बार दिखा है। और मे भी थॉर को यहाँ कोई भी बादल मिला ही नहीं, क्योंकि वैसे भी आपने कभी ये सुना है कि स्पेस में बारिश हुई, या दूर दूर तक भी उसे बादल मिला ही नहीं, जिस कारण वो लाइटनिंग स्ट्राइक्स कर नहीं पाया, और पॉसिबली जो लाइटनिंग उसके बॉडी में स्टोर थी वो उसे ऑलरेडी यूज़ कर चुका हो। नंबर 2, वेलकायरी फ्लाइंग हॉर्स। तो एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो गया था, और उसके साथ सारे एसगार्ड की चीज़ें भी। तो भाई, एंड गेम में एक फ्लाइंग हॉर्स जिसे पेगासस के नाम से बोला जाता है, वो वेलकायरी के पास कहाँ से आया? तो गाइस, इसके भी दो पॉसिबल आंसर्स हैं मेरे पास। पहला तो ये है कि देखिए, वेलकायरी बहुत पहले ही एसगार्ड छोड़ के चली गई थी हेला से लड़ने के बाद, जब वो अकेले बची। और मे भी तभी वो उस हॉर्स को लेके चली गई, और तब से वो उसके पास ही था। और रैग्नारोक के बाद भी वो उसे लेते हुए अर्थ आई। यहाँ तक वो लोग पहले ही शिप छोड़ के चले गए थे थैनोस के अटैक के समय, तो ये हो सकता है। लेकिन मेरा दूसरा रीज़न जो बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, वो ये है कि वेलकायरी के पास 5 साल थे स्नैप के बाद, जिसमें वो उस हॉर्स को कलेक्ट करती है। अब कैसे? तो इसका जवाब है कि बस एसगार्ड ही डिस्ट्रॉय हुआ था 9 रियाम्स में से, ना कि पूरा का पूरा 9 रियाम्स। और बाकी अब बचे 8 रियाम्स के प्रोटेक्टर अब भी एसगार्डियंस ही थे, जिस कारण वो थॉर के बदले बाकी रियाम्स का चक्कर काटती है हाल चाल के लिए। और इसी दौरान उसे अपना फ्लाइंग हॉर्स भी मिला, जिसे वो एंड गेम के फाइनल बैटल में ले आई। नंबर 3, हाउ कैप्टन मार्वल न्यू थैनोस अटैक। थैनोस पास से प्रेजेंट में आकर फैसिलिटी में हमला कर रहा है, और ये एवेंजर्स फैसिलिटी ही थी। ये पर्टिकुलरली कैप्टन मार्वल को कैसे पता लगा? वेल, आप यकीन नहीं करेंगे, मगर इस क्वेश्चन का भी मेरे पास दो पॉसिबल रीजंस है। जहाँ पहला ये है कि देखिए, जब थैनोस के गार्डन में स्नैप हुआ, तब एवेंजर्स को पता चला, और वहाँ कैप्टन मार्वल भी थी। ठीक उसी तरह जब उसे दोबारा एक ऐसी एनर्जी एवेंजर्स फैसिलिटी में दिखाई पड़ी होगी जब स्मार्ट हल्क ने स्नैप किया, तब उस एनर्जी ने लिटरली कैप्टन मार्वल को ट्रिगर किया होगा। और इसीलिए वो कुछ ही देर में, जितना जल्दी हो सके, एवेंजर्स फैसिलिटी ही डायरेक्टली आती है। और मेरा दूसरा रीज़न है कि जैसे निक फ्यूरी को कैप्टन मार्वल एक पेजर देकर जाती है, उसे कभी किसी मुसीबत पर बुलाया जाए ताकि। और स्नैप के बाद जब निक फ्यूरी भी वापस आया, और वो भी क्योंकि डायरेक्टर है शील्ड का, तो उसे तो पता चलता ही है कि कहाँ कोई अटैक हो रहा है या होने वाला है। और जैसे ही उसे पता चला, तो उसने फ़ौरन पेजर से कैप्टन मार्वल को दोबारा सिग्नल दिया होगा। या मे बी इस बार कैप्टन मार्वल एक ऐसा ही पेजर एवेंजर्स फैसिलिटी में देकर जाती है, और क्योंकि टोनी के पास सूट था, तो उसने ही किसी तरह कैप्टन मार्वल को कनेक्ट किया होगा। या मे बी रॉकेट ने ये काम किया होगा, क्योंकि जब कैप्टन मार्वल की एंट्री पे उसका रिएक्शन ही कुछ ऐसा लगा जैसे उसे तो ये पहले से ही पता था, और मे बी उसी ने पेजर को प्रेस भी किया हो इस बार। नंबर 4, इस कलेक्टर अलाइव। तो नोवेयर का कलेक्टर, जो इन्फिनिटी वॉर में एक इल्यूजन में तो दिखा था, लेकिन रियलिटी में उसका कोई पता ही नहीं वो मर गया या जिंदा है। वेल, कॉमिक का कलेक्टर तो एक इमॉर्टल था, क्योंकि वो एक एल्डर है जो दुनिया की रचना से पहले ही एग्जिस्ट करते हैं। और इसी कारण इन्फिनिटी वॉर में भी मुझे लगता है कि वो मरा नहीं, और थैनोस ने तो उसे मारा ही नहीं, बल्कि वो थैनोस के वहाँ आने से पहले ही पॉसिबली रियलिटी स्टोन वहीं छोड़ के चला गया, जिस कारण वो जिंदा है। वैसे भी थैनोस किसी की जान यूं ही नहीं लेता जब उसका काम वैसे भी हो जाए, और बस स्टोन को कलेक्शन में ढूंढने की वजह से पूरा कलेक्टर का कलेक्शन डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। नंबर 5, वाई ओडिन कुडंट ब्रेक लोकीस मैजिक एट फर्स्ट।
तो लोकी ने ओडिन को अर्थ भेज दिया था उसके ऊपर स्पेल करके, और बहुत समय तक वो खुद एसगार्ड पर हुकूमत करता रहा। वेल, ओडिन एक ऑलफादर है और सबसे पावरफुल एसगार्डियन भी, तो वो इंस्टेंटली ही क्यों नहीं लोकी के मैजिक को तोड़ पाया। या फिर मेरे हिसाब से तो ओडिन जैसे एसगार्डियन के ऊपर लोकी का मैजिक काम करना ही नहीं चाहिए था। आखिर ओडिन एक ऑलफादर है जिसे उसी समय लोकी के मैजिक को फेल कर देना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो इसका जवाब है कि ओडिन पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुका था, जो ओडिन स्लीप से आने के बाद बाइफ्रोस्ट के टूटने पर थॉर को एवेंजर्स 1 में डार्क मैजिक के थ्रू अर्थ भेजता है। प्लस जैसा कि ओडिन फोर्स लाइफ और मैटर क्रिएट कर सकती है, तो उसने बाइफ्रोस्ट ब्रिज तक को भी बिल्ड किया, जिस कारण वो और वीक होता गया। यहाँ तक कि फ्रिगा की भी डेथ हो चुकी थी, जिस वजह से उसकी पावर्स भी वीक हुई, और इसी का फ़ायदा उठाया लोकी ने, और लोकी का मैजिक ओडिन को काफ़ी समय तक बांध पाया, इसीलिए जब तक ओडिन दोबारा रिकवर होकर उस मैजिक को नहीं तोड़ते। नंबर 6, सेप्टर नॉट वर्किंग ऑन आयरन मैन। तो गाइस, लोकी ने अपने सेप्टर से एरिक सेल्विक तक को या एवेंजर्स के हॉकाई को भी माइंड कंट्रोल करके बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले लिया था, मगर वो इस सीन पर आयरन मैन को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाया। तो गाइस, जब लोकी ने यहाँ ट्राई किया, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार, तब दोनों ही बार एक आवाज़ आई जो कि आयरन मैन के चेस्ट में लगा रिएक्टर की थी, और रिएक्टर एक मेटल है, और लोकी को किसी का भी माइंड कंट्रोल करने के लिए उसके बॉडी के थ्रू सेप्टर को टच करना पड़ता है, जिसके बाद माइंड कंट्रोल सक्सेसफुल होता है। जबकि यहाँ आयरन मैन का आर्क रिएक्टर था चेस्ट में, ना कि उसका दिल। नंबर 7, नो आर्मर फॉर कैप्टन आफ्टर लिफ्टिंग म्योलनिर। सो आपने देखा कि जब थॉर दोबारा म्योलनिर को यहाँ मरने के कगार में होल्ड करता है थॉर 1 में, तो उसके बॉडी में एक आर्मर फॉर्म हो जाता है जो उसके एसगार्ड में रहने के दौरान भी उसके पास था। लेकिन जब कैप्टन ने उसे उठाया तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये इसीलिए क्योंकि जब ओडिन ने एन्चांटमेंट डाला तब उसने कहा था कि जो भी इस लायक होगा और थॉर के हैमर को विल्ड कर पाएगा तो उसके अंदर थॉर की शक्तियाँ आ जाएंगी, ना कि ये कहा कि थॉर की आर्मर भी आ जाएगी। और साथ ही एमसीयू में इस बात का ध्यान दिया होगा कि एसगार्डियन आर्मर बस एसगार्डियन की बॉडीज़ में ही फॉर्म होगी, और कैप्टन बस एक ह्यूमन है, वरना उसके भी बॉडी में फॉर्म तो होना ही चाहिए था आर्मर, क्योंकि कॉमिक्स में जेन फोस्टर जो एक नॉर्मल ह्यूमन थी उस पर भी आर्मर फॉर्म हो गया था जब वो लेडी थॉर बनी थी। और इस कंसेप्ट पे ज़्यादा क्लियरेंस आपको थॉर लव एंड थंडर में वैसे भी मिल जाएगा। नंबर 8, हाउ एबोमिनेशन एस्केप द राफ्ट। शैंग-ची का ट्रेलर क्लियरली ये दिखा चुका है कि एबोमिनेशन वहाँ है, ना कि रॉस के जेल में। तो भैया एबोमिनेशन वहाँ से निकला कैसे? अब सवाल ये आता है। तो गाइस, मैंडरिन एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो पॉसिबली इस बात का फ़ायदा उठाता है कि रॉस स्नैप में धूल में बदल गया, और इसी कारण वो रैफ्ट से एबोमिनेशन को बाहर निकाल पाया। या मे भी ये कैप्टन था जो अपने एवेंजर्स को सिविल वॉर के एंड में बचाने के चलते सभी सोल्जर्स को नॉकआउट कर देता है, और इसी का फ़ायदा ब्लॉन्स्की उठाता है अपने नॉर्मल फॉर्म में। आखिर हल्क भी ब्रूस में बदलता है, तो एबोमिनेशन क्यों नहीं। प्लस एमिल ब्लॉन्स्की ब्रिटिश रॉयल मरीन्स का कैप्टन था, जिस कारण बड़े से बड़े समुंदर कैसे पार करना है उसे तो इसका आइडिया बहुत क्लियर ही होगा। नंबर 9, नताशा कोट यू कुड रिकॉग्नाइज मी। तो सिविल वॉर में जब जीमो मंत्र गाकर बकी का विंटर सोल्जर मोड एक्टिवेट करा देता है, तब सारे प्रेजेंट रहे हीरोज़ उसे रोकने की हर कोशिश करते हैं, मगर वहीं जब नताशा और बकी की कॉम्बैट हुई और बकी उसे चोक करता है, तब नताशा एक लाइन बोलती है जो होता है एटलीस्ट यू कुड रिकॉग्नाइज मी, यानी कि आखिरकार तुम मुझे तो पहचान ही सकते हो। और हमने देखा है कि नताशा अपनी शब्दों में सावधानी बरतती है जब भी वो कुछ बोलती है। तो गाइस, उसका जवाब है कि जब नताशा हील के लिए काम कर रही होती है और तब उसे एक बार एक न्यूक्लियर इंजीनियर को सेफली बाहर निकालना था, मगर तभी बकी वहाँ आकर जो विंटर सोल्जर के मोड में था वो वीडियो के सामने उस साइंटिस्ट का गेम बजा देता है, जहाँ वीडियो भी थी जो सारे बात वो स्टीव को बताती है, और पॉसिबली इसी कारण वीडियो इस पर्टिकुलर लाइन को यहाँ बोलती है बकी के सामने। आखिर वीडियो एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पाई और एजेंट है जो जानती है कि उसे कब और कहाँ क्या बोलना है। नंबर 10, व्हाई अर्स्किन हैड नो सीरम थ्योरीज और नोट्स। तो गाइस, सुपर सीरम अब्राहम अर्स्किन के अलावा कोई परफेक्टली बना ही नहीं पाया, तो क्यों नहीं अर्स्किन ने वो सारे फार्मूलाज, थ्योरीज और नोट्स छोड़े जिससे कि फ्यूचर में भी सुपर सीरम को परफेक्टली बनाया जाता। तो गाइस, अर्स्किन ने पहले ही जान लिया था कि सीरम जितना फ़ायदेमंद है उतना ही खतरनाक भी जब ये किसी गलत हाथ लग जाए, जिस कारण उसने खुद स्टीव रॉजर्स को चुना, एक दुबले पतले इंसान होने के बावजूद, क्योंकि वो दिल का साफ था। प्लस वो वर्ल्ड वार का समय था जहाँ हर समय कोई जीत रहा था तो कोई हार रहा था, और उसके नोट्स
प्लस फार्मूलाज किसी भी तरह अगर नाजिस को मिलते तो ये वार रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता, जिस कारण उसने कोई थ्योरी या फार्मूला छोड़े ही नहीं जिससे कि ये कभी किसी गलत हाथों में जाए ही ना। तो गाइस ये थी सुपर Q&A, जहाँ कुछ क्वेश्चंस जो मुझे कमेंट्स में मिले थे मैंने उनका जवाब देने की कोशिश की अपने मुताबिक। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे बेस्ट Q&A इन 10 में से कौन सा लगा, और आपके माइंड में अभी भी कई क्वेश्चंस है तो हमें नीचे कमेंट करके दे दे जिन्हें मैं अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही ऐसे ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस मिलता है बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।